अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज हम 3 खबरों के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि जी सऊदी अरब में पाकिस्तानियों के लिए कितनी नौकरियां हुकूमत बातचीत कर रही है। 10 लाख के करीब नौकरियां पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब में तलाश की जा रही हैं। किन किन शोबाजात में होंगी और ये मैन पावर डबल होने जा रही है सऊदी अरब में पाकिस्तान की। इस हवाले से बात करेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट स्टेप है। दूसरा, 28वीं तरमीम हुकूमत कब तक ला रही है और उसमें क्या क्या तजावीज़ होंगी, इस पर बात करेंगे। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, शाहजेब खानज़ादा को हरासा करने वाले शाहिद भट्टी का मौक़िफ़ सामने आ गया। वो सामने भी आ गए, वो कौन हैं और क्या मौक़िफ़ उन्होंने पेश किया है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको बताते रहें कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। अच्छा जी, अच्छी खबर सबसे पहले सुनानी चाहिए और मैं आपको पता है इस चैनल के ज़रिए आपको अच्छी खबरें भी सुनाता हूँ, क्योंकि बुरी खबरें तो आप तक खुद ब खुद पहुँच जाती हैं और वो ऑटोमेटिक होती हैं। तो अच्छी खबर चुन चुन के लाई जाती है। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो इकनॉमिक फ्रंट पे वायदा हो रहा है और जो बातचीत हो रही है, उसमें पाकिस्तानियों की जो मैन पावर एक्सपोर्ट है, यानी कि जो नौकरियां हैं पाकिस्तानियों की सऊदी अरब में, उनकी तादाद को डबल करने का कोशिश की जा रही है। और इस हवाले से दोनों ममालिक के हुकाम के दरमियान लगातार मीटिंग्स और माहदात हो रहे हैं। मेरी बातचीत हुई है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो मिनिस्ट्री है उसके एक्टिंग सेक्रेटरी और जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन है उसके सरबराह हैं, डीजी हैं, उनसे बातचीत हुई है और अरब न्यूज़ के लिए। और उसमें उन्होंने बताया जी कल कि पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है और लगातार उस पर मीटिंग्स हो रही हैं कि सऊदी अरब को पाकिस्तान अब 10 लाख सालाना सऊदी अरब में नौकरियां पैदा की जाएं, 10 लाख एक्सपोर्ट्स की जाएं मैन पावर की सऊदी अरब में। इस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ रही हैं सऊदी अरब के लिए, तकरीबन 5 लाख के करीब हुई हैं एवरेज जो है। लेकिन अब इसको बढ़ाकर डबल करने का इरादा किया जा रहा है और 1 मिलियन तक की इस फिगर को लेके जाया जा रहा है। और उनका कहना ये था कि जी जो 10 लाख नौकरियाँ होंगी वो किन शोबाजात में होंगी। ज़्यादातर ज़ाहिर है वो कंस्ट्रक्शन में, सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का एक बूम है जो सऊदी अरब में आ रहा है। 2034 का वर्ल्ड कप है, उसके लिए स्टेडियम्स बन रहे हैं, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, मतलब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए फ़रोग हो रहा है। तो उस सारी चीज़ों के लिए कंस्ट्रक्शन का बूम है, वो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। उसके साथ साथ हेल्थ सेक्टर में पाकिस्तान के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ पहले ही बड़ी तादाद में है, अब वो और ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। फिर जो वहाँ पर 2030 विजन के तहत मंसूबे लग रहे हैं मुख्तलिफ, उन मनसूबाजात में आईटी के शोबे में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की बात हो रही है कि जो पाकिस्तान के आईटी माहिरीन हैं, आपको पता है सऊदी अरब पूरा डिजिटाइज हो चुका है। वहाँ पर आप जाएँ तो वहाँ पे आपको सेहत के हवाले से सेहती ऐप मिलेगी, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के लिए ऐप मिलेगी, फूड पांडा की फूड के हवाले से फूड जो तैयार फूड होता है उसकी ऐप मिलेगी। हर चीज़ के लिए गोया वहाँ पे ऐप चलती है। आपका अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त सऊदी अरब कितना डिजिटाइज हो चुका है। उस डिजिटल इकॉनमी को चलाने के लिए भी एक्सपर्ट्स की और माहिरीन की ज़रूरत है, वो भी पाकिस्तान से जाएंगे। तो और वहाँ पे न्योम सिटी, जो आपको पता है न्योम मेगा प्रोजेक्ट बन रहा है, बल्कि गीगा प्रोजेक्ट उसको कहते हैं, वो बन रहा है, उसके हवाले से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट चाहिए होंगी। तो ये जो बातचीत होगी और ये जो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर इस तरीके से बढ़ेंगे कि रेमिटेंसेस बढ़ेंगी और सऊदी अरब में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी। और उस हवाले से सऊदी अरब की तरफ से भी रिसेप्टिव है, सऊदी अरब की तरफ से भी इंदिया दिया जा रहा है कि वो तैयार हैं, आप पाकिस्तान की जो मैन पावर है उसको एक्सपोर्ट किया जाए। उसके लिए पाकिस्तान के अंदर भी टेक्निकल कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं, ऐसे टेक्निकल कॉलेजेस जो सऊदी अरब के तावन से कायम किए जा रहे हैं, ताकि पाकिस्तान की मैन पावर को यहीं पे तैयार किया जाए और वहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया जाए। सऊदी अरब के साथ आईटी हब भी पाकिस्तान में बनाया जा रहा है। गो आईटी हब जो है उसका भी कुछ दिन पहले ही इफ्तिताह किया गया था। तो ये सारी चीज़ें एक ऐसी बेनिफिट की तरफ जा रही हैं जो एक नज़र आता है, जो टेंजेबल है, जो ऐसी नहीं है कि हवा में बात है। तो ये एक अच्छी खबर है और अगर आप सऊदी अरब में जॉब करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा मौके जो है आइंदा आने वाले सालों में पैदा करने के लिए कोशिशें जारी हैं हुकूमत की तरफ से। तो ये एक मुस्बत खबर थी, मैंने कहा आपको शेयर कर दूं। बुरी खबरें तो होती ही रहती हैं। अच्छा जी, दूसरी खबर आपको ये बताना चाह रहे थे कि 28वीं तरमीम, जो 27वीं तरमीम है वो तो हो गई और उसके हवाले से तो एहतजाज भी शुरू हो गए हैं। आज पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज था पोजीशन का और वकला की भी, लेकिन इतना बड़ा नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एहतजाज ज़ाहिर है हो रहा है। पेशावर में भी एहतजाज हुआ है, कोशिश कर रही है पीटीआई के इस एहतजाज को एक मुनज़्ज़म किया जाए। मगर यह है कि वो तरमीम तो हो गई, आईनी अदालतें बन गई, उसमें नए जजेस भी आ गए। अभी तक तय नहीं हुआ कि उन जजेस को किस अदालत में बिठाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग को कहीं और शिफ्ट करके वहाँ पे बिठाया जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट में वापस मूव किया जाएगा। तो ये कोशिशें हो रही हैं वकला के दरमियान भी। 27वीं तो हो गई, अब आ रही है 28वीं तरमीम। और 28वीं तरमीम के हवाले से जो ज़राए कह रहे हैं कि वो तकरीबन मार्च या अप्रैल के करीब की पेश की जाएगी और उसमें आवाम के लिए कुछ होगा। 27वीं तरमीम के हवाले से आवाम हमसे भी पूछते हैं कि भाई 27वीं तरमीम में आवाम के लिए क्या था।
تو ہم کیا بتائیں ان کو کہ عوام کے لیے کیا تھا جی. اس میں لائف ٹائم استثنا تھے 2 بڑی شخصیات کے لیے. اس میں جناب آئینی عدالت قائم کر دی گئی تھی, ججز بنا دیے گئے تھے, اور کہا یہ گیا کہ جو ججز آئینی عدالت بنے گی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پینڈنسی کم ہوگی, جو عوام کے کیسز ہیں وہ جلدی وہ ہوں گے. لیکن یہ کتنے ہوں گے یہ ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا. دوسرا, لائف ٹائم جو استثنا دیا گیا اور جو صدر مملکت کو اور فیلڈ مارشل کو, اس سے یہ ہے کہ وہ پاکستان میں کہہ رہے ہیں جی, اور جو ان کی مدت بڑھائی گئی ہے 2030 تک, اس سے کہا جا رہا ہے کہ استحکام آئے گا. جو چین کا ماڈل ہے استحکام کا ماڈل وہ آئے گا تو انویسٹر کا کانفیڈنس بڑھے گا. فی الحال تو آپ کو پتہ ہے انویسٹرز کے حوالے سے کوئی بڑی خبریں, اچھی خبریں تو نہیں آئیں, کیونکہ نوارٹس, صوفی, پتہ نہیں کون کون سی بڑی بڑی انٹرنیشنل کمپنیز ہیں جو پاکستان میں اپنے مینوفیکچرنگ یونٹس پاکستان میں بیچ کر باہر چلی گئی ہیں. تو اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں نئی کمپنیاں کیسے آئیں گی, جبکہ پرانی کمپنیاں اپنا منافع باہر چونکہ ٹرانسفر نہیں کر پاتی تو وہ پاکستان سے جا رہی ہیں اور پاکستان کی لوکل کمپنیوں کو وہ مینوفیکچرنگ یونٹس بیچ کے جا رہی ہیں. گو کہ حکومتی سائڈ کہتی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, بلکہ لوکل کمپنیوں کا کام بڑھ رہا ہے. پاکستان میں لوکل مینوفیکچرنگ میڈیسنز کی شعبے میں بہت اچھی ہو چکی ہے اور وہ ادویات باہر بھی ایکسپورٹ ہو رہی ہیں, تو اس وجہ سے پاکستان میں باہر کی کمپنیوں کی دال نہیں گل رہی. لیکن بہرحال اگر آپ باہر کی انویسٹمنٹ چاہتے ہیں, SIFC بھی بنا ہوا ہے, تو پاکستان میں بھی انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز بڑھانی ہوں گی. تو بہرحال 28ویں ترمیم کی 27ویں ترمیم تو ہو گئی, اب 28ویں ترمیم کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ عوامی نوعیت کی ہوگی, کیونکہ اس میں جو نہیں چیزیں آ سکیں 27ویں ترمیم میں وہ 28ویں میں آئیں گی. اس میں کیا ہوگا, اس میں لوکل باڈیز کے حوالے سے ریفارمز کیے جائیں گے کہ وہ ہر صورت میں لوکل باڈیز کے الیکشن ہوں گے, ان کو فنڈز بھی ٹرانسفر ہوں گے. جس طرح NFC میں فنڈز صوبوں کو آٹومیٹک ٹرانسفر ہوتے ہیں, اس طرح فنڈ ٹرانسفر کیے جائیں. یہ MQM کا مطالبہ تھا, اس پہ بھی بات ہو رہی ہے. صحت کے شعبے میں چونکہ ہر صوبہ اپنے اپنے کام کرتا ہے, اس میں اصلاحات کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو سینٹرلائز کیا جائے, اس کا بجٹ بھی سینٹرلائز کیا جائے. اس پر بھی کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس کو سینٹرلائز کیا جائے, یہ اس حوالے سے بات کی جائے گی. تو یہ اصلاحات ہیں جو بجٹ سے متعلق ہیں, تو وہ بجٹ سے قریب قریب لائی جائیں گی اور اس میں عوام کی اہمیت اور مفادات کے حوالے سے ہوگا. بیرسٹر عقیل اور رانا ثناء اللہ یہ کہتے پائے جا رہے ہیں کہ جی 28ویں جو ترمیم ہوگی وہ عوام کے مفاد میں ہوگی. فی الحال تو عوام دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہمارے لیے کیا رکھا ہے اور یہ ترامیم ہمارے لیے کیا پیش لا رہی ہیں, وہ ہمارے لیے کیا اس میں خوشخبری ہے. تو اس میں بہرحال میں تو معذرت چاہوں گا, 27ویں ترمیم میں تو کوئی خوشخبری آپ کے لیے نہیں تھی. 28ویں ترمیم میں آپ دیکھیں گے کہ کیا خوشخبری آتی ہے. اگر پاپولیشن کنٹرول کی بات آتی ہے, ابھی یکساں کریکولم کی بات آتی ہے, تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے. ادروائز جو ہے وہ ابھی تک صرف یہ وعدے اور اشارے اور یہ سب کچھ ہی ہے, ابھی تک اور کوئی چیز سامنے نہیں آئی. اچھا جی, آخری خبر کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے جی شاہزیب خانزادہ. شاہزیب خانزادہ کو جس شخص نے ہراساں کیا وہ خود بھی سامنے آ گیا اور اس کی تفصیلات بھی کینیڈا میں پاکستان ایمبیسی کی طرف سے سامنے آئی ہیں, کچھ کوٹ کی جا رہی ہیں. بھٹی صاحب ہیں کوئی جی, بھٹی صاحب نے جناب یہ کارنامہ سر انجام دیا اور وہ بھٹی صاحب جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کارنامہ کیوں سر انجام دیا, وہ کیسے یہ واقعہ کیسے پیش آیا, وہ اب بتا رہے ہیں. ان کا نام ہے جی شاہد بھٹی, اور انہوں نے اپنی ایک ویڈیو بنائی ہے, بہت سارے کٹس ہیں ویڈیو میں, لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو صرف سوال کیا تھا شاہزیب خانزادہ سے, میں نے ان سے پوچھا تو وہ اپنی اہلیہ کے پیچھے چھپ گئے اور وہ مجھے انہوں نے جواب نہیں دیا. اور جب آپ کروڑوں لوگوں کے رہنما کی پاک باز بیوی کے حوالے سے یہ بات کریں گے اور کروڑوں دلوں کے دھڑکن جو ہے عمران خان ان کے حوالے سے بات کریں گے, تو پھر آپ کو جواب دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے. وہ بزدل ہیں فلاں فلاں فلاں. نے اپنا کیمرہ آن کیا اور اس سے یہ پوچھنے کے لیے اس کی طرف بڑھا کہ اس کو کس چیز نے مجبور کیا کہ وہ اس طرح کا اخلاق سے گرا ہوا پروگرام کرے. بجائے میری بات کا جواب دینے کے وہ بھاگنے لگا اور بیوی کے پیچھے جا کر چھپ گیا. میں نے اس کو کہا کہ میرے سامنے آ کر میرے سوالوں کا جواب دو, لیکن اس نے انکار کر دیا. میں نے اس کو کہا کہ ایک باپردہ عورت کے بارے میں جو گھٹیا اور ذلیل پروگرام تم نے کیا ہے اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے, لیکن جواب ندارت اور وہاں سے بھاگ گیا. میں اس کو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ تم میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ تم اپنی بیوی کے مینسٹریشن سائیکل کا تذکرہ سب کے سامنے کر سکو, لیکن میں نے اس کی بیوی کے احترام میں کچھ نہ کہا. اتنی سی بات پر پاکستان کے نام نہاد میڈیا نے طوفان بدتمیزی برپا کر دیا اور اخلاقی دیوالیہ پن کر رونے لگے. ان میں سے کسی کو پاکستان میں ہونے والی ہیومن رائٹس کی وائلیشن یاد نہ رہی اور ایسا ظاہر کرنے لگے کہ جیسے میں نے نعوذ باللہ کسی پیغمبر کی توہین کر دی. جہاں زیب سے اچھا تو منصور علی خان تھا جس نے یہ پروگرام کرنے سے انکار کر دیا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پروگرام سوچا سمجھا منصوبہ تھا. اس کو کرنے سے بہتر تھا کہ جہاں زیب جیو نیوز سے ریزائن کر دیتا, لیکن پیسے کی ہوس نے اس کو اندھا کر دیا اور اپنے آقاؤں کی خوشنودگی میں لگ گیا. کروڑوں دلوں کے محبوب
लीडर की पाक पाक बीवी के बारे में इस तरह की शरह अंगेजी एक बहुत बड़ा जुर्म है जिसका खमियाजा उसको इस दुनिया और आखिरत में भुगतना पड़ेगा। लेकिन भट्टी साहब को जो है वो अभी उनको कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। इस हवाले से उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया। उसमें आइडेंटिफाई करने में शाहज़ेब खानज़ादा की जो कैमरा था और जो मोबाइल निकाला गया था उस दुकान से, वहाँ से फुटेज आई और उसमें आइडेंटिफाई हो गए। उसके बाद फिर भट्टी साहब खुद ही सामने आ गए और उन्होंने कहा जी मैं भट्टी हूँ और मैंने एक बड़ा जहाद किया, बहुत अच्छा काम किया। हालांकि उसकी पुरजोर मजम्मत की गई है पूरी सहाफ़ती बरादरी की तरफ से, पूरी सियासी जमातों की तरफ से। इवन बैरिस्टर गौहर ने पीटीआई की तरफ से उन्होंने कहा कि इसकी मजम्मत की जाती है, ये इसकी कोई किसी को हरासा करने की इजाज़त नहीं जा सकती, ख़ास तौर पे फैमिलीज़ के हवाले से। जहाँ बात की जाती है कि जी सहाफ़ी चूँकि कैमरा लेके सबसे सवाल करते हैं तो उनको क्यों नहीं सवाल का जवाब देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। मगर आप फैमिली के साथ, आप एक पर्सनल टूर पे हैं, आप एक शॉपिंग मॉल में हैं, आपको गालियाँ दी जाएँ, आपकी फैमिली को हरासा किया जाए, क्या इसका कोई जवाब बनता है? इसका तो कोई जवाब नहीं बनता ना। अगर आप सहाफ़ी को पब्लिक फोरम पे ही आप उससे जवाबी सवाल करें, अगर आप सियासतदान हैं और आपसे सहाफ़ी सवाल कर रहा है, अगर आपके पास कोई सवाल है तो सहाफ़ी से सवाल किया जाए। बिल्कुल आंसरेबल हैं सहाफ़ी भी, सियासतदान भी, हम सब, लेकिन तमीज़ के दायरे में। सहाफ़ियों को भी तमीज़ का दायरा इख्तियार करना चाहिए। कल मैं देख रहा था कि वो जनाब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं फ़ारूक हैदर साहब आज़ाद कश्मीर के, उनसे किसी ने पूछा वोट देने आए 2-3 दफ़ा उनसे पूछा तो उन्होंने गुस्सा किया और कहा कि क्या तुम्हें लग नहीं रहा कि मैं वोट देने के लिए आ रहा हूँ? तो उन्होंने कहा मेरी परमिशन के बगैर क्यों वीडियो बना रहे हो? तो आपको पता है कि वीडियो बनाने के लिए भी परमिशन चाहिए होती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ वीडियो बनाते हुए परमिशन ली जाए तो वह ज़ाहिर है हम दूसरों को भी ये परमिशन देनी पड़ेगी और ये उनके लिए भी ये ख्याल रखना पड़ेगा। बैरिस्टर गौहर ने एक और भी बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जो अंसार अब्बासी साहब को पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से ट्रोल किया जा रहा है वो गलत है और ये नहीं होना चाहिए। अगर अंसार अब्बासी साहब ने फील्ड मार्शल के हवाले से उनके एक बयान को कोट किया था, हालांकि उन्होंने अपने पास से नहीं बात की, फील्ड मार्शल ने कहा था कि पता नहीं मैं अल्लाह की मर्ज़ी और हुक्म के मुताबिक हर काम करता हूं, तो उन्होंने ये ट्वीट किया अंसार अब्बासी साहब ने कि फील्ड मार्शल ने ये कहा है। तो उस पर पीटीआई ने उनको कहा कि अंसार अब्बासी साहब आप खुदा का खौफ करें और ये करें वो करें, और अब्बासी साहब की ट्रोलिंग शुरू कर दी गई। तो उन्होंने बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं अंसार अब्बासी साहब को जानता हूँ और बड़े शाइस्ता आदमी हैं, बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं और उनके साथ इस तरह नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बैरिस्टर गौहर भी बड़े नफीस आदमी हैं, पीटीआई की बाकी क़यादत को भी उनसे सबक सीखना चाहिए। देखें, एक आप सियासी जमात हैं, सियासी जमातों का मीडिया के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ होता है। आपको अपनी बात ज़रूर बतानी चाहिए, आपको ये माइक मिलना चाहिए, आप अपने सवाल भी उठाएं, मगर तहज़ीब और तमीज़ का दायरा ना सहाफ़ियों को छोड़ना चाहिए, ना सियासी जमातों को छोड़ना चाहिए। किसी को हैरस करना, किसी को फैमिली के सामने हैरस करना, ये किसी तौर पर भी काबिल सताइश भी नहीं है और ये ज़रूरी भी नहीं है और आपको इसकी तायद भी नहीं की जा सकती। तो अब क्या होता है भट्टी साहब के हवाले से वो तो अब आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बहरहाल वो ख़ुद सामने आ चुके हैं और ये मनाज़िर जो है वो सबके सामने आ चुके हैं। तो ये थी जी आज की 3 बड़ी ख़बरें और उम्मीद है आपको कल का शो भी पसंद आएगा। मैं आपको बताऊं कि अगले आने वाले चंद दिनों में एक बड़ा फ़ैसला आने वाला है और वो फ़ैसला है जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल का। वो मैं आपको पहले बता चुका था। कल एक बड़ी तफसीली उस पर बातचीत हमारे दोस्त फ़खर दुरानी ने भी की और बताया कि कितनी समातें हुई, क्या क्या हुआ, लेकिन किस किस को पेश किया गया, इस्तग़ासा के कौन से गवाह पेश हुए और वकील सफ़ाई के कौन से गवाह पेश हुए। और उसमें उन्होंने बताया कि जनरल बाजवा और इमरान खान पेश नहीं हुए, उनको बुलाया ही नहीं गया अदालत की तरफ से। लेकिन कहा गया था कि अगर जनरल फैज़ हमीद और उनकी फैमिली उनको पेश करना चाहती है तो उनको कन्विंस कर ले, लेकिन ज़ाहिर है वो कन्विंस नहीं हुए तो वो पेश नहीं हुए। लेकिन फ़ैसला जो है वो नविश्ता दीवार है और फ़ैसला जल्द ही आने वाला है और उस फ़ैसले में जनरल फैज़ हमीद के रैंक्स को भी उतारा जा सकता है। जो सबसे अहम और मुश्किल सज़ा होती है किसी फ़ौजी अफसर के लिए कि उसके रैंक्स को से उसको महरूम कर दिया जाए, तो ये भी दिया जा रहा है। अभी सवा का ज़ाहिर है बाहर नहीं आ सकती, बोर्ड ने फ़ैसला करना है, उसमें सारा जो उनकी अदालत है, जो आर्मी मिलिट्री कोर्ट है, उसने फ़ैसला करना है। मगर ये है कि उसकी समाअत मुकम्मल हो चुकी है और फ़ैसला अब आया ही चाहता है। आपको अगले चंद दिनों में ये फ़ैसला नज़र आ जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, देखते रहें आज का सच।